नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़ मीडिया ग्रुप अमर उजाला। और अभी अमर उजाला की टीम पड़ोसी देश नेपाल में आई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम परिचय करवाते हैं। ये नेपाल के मध्य प्रदेश के पहले सभा मुख रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री सरोज यादव जी। सर नमस्कार। नमस्ते। भारत और नेपाल के बीच शुरू से ही बेटी रोटी का संबंध चलते आ रहा है। अभी नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद से फिर से नई सरकार का गठन हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले आप और आपको टीम के बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्वागत भी करना चाहता हूं कि आप भारत से यहाँ मेरे गांव, मेरे पैतृक गांव में, मेरे घर में आए, इसके लिए स्वागत करना चाहता हूं। दूसरा, जेनजी आंदोलन के बाद में थोड़ा देश का माहौल चेंज हुआ। अभी बालेन्द्र शाह का नई सरकार बनी हुई है और ये सरकार से जनता का बहुत बड़ा उम्मीद भी है। उसी उम्मीद के तहत आज नेपाल में ऐतिहासिक जीत हुआ है बालेन्द्र सरकार को यहाँ पे। लेकिन जो रवैया अभी हम लोग देख रहे हैं यही 22-23 दिन के अंदर, ऐसे रवैया में ये सरकार फेलियर हो जाएगा। हमको लगता है कि जितना जल्दी आया उतना ही जल्दी चला जाएगा। अभी सर, जो भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अभी जो आपके यहाँ बालेन्द्र सरकार जो बनी है वो यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों को परेशानी देखने को मिल रहा है। जैसे कि 100 रुपए से कम के सामान पर टैक्स देना है। आप अगर भारत से सामान खरीद कर लाते हैं, 100 रुपए का भी सामान खरीदता है तो उस पर भंसार करा करके आपको देना पड़ेगा। ये सब फैसला से थोड़ा सा दोनों देश के रिश्ते में खटास आ सकती है क्या? वही देखिए, वही बोल रहे हैं। क्या है कि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग का संस्कृति से लेके हर चीज का मिला जुला हुआ संबंध है। नेपाल में करीब आपको अब 51 नहीं 55% जनसंख्या मधेसी का है, जो डायरेक्ट भारत से संबंध है। और इस संबंध को बिगाड़ने का जो कोशिश करेगा नेपाल में, वो नहीं टिक पाएगा। इसके कहने से 100 रुपया के अंदर के भंसार कटाकर आना जाना, ये नियम लागू भी नहीं होगा। बहुत एक आध महीना कर पाएगा, उसके बाद में जनता इतना ना बड़ा विद्रोह में आएगी। जैसे उसको ये समझना चाहिए कि जेनजी आंदोलन एक विद्रोह के नतीजा ही इसका इतना परिणाम आया। उससे बड़ा आंदोलन मधेश का हो जाएगा। मधेश का जो आंदोलन होगा तो ये बालेन्द्र सरकार सह नहीं पाएगा, इसको तुरंत जाना पड़ेगा। ये क्योंकि पहले भी एक आपको बताते हैं कि कोरोना के समय में जो सीलबंदी किया गया बॉर्डर, वो अभी अघोषित किस्म से सीलबंदी ही था। वो तो हम यहाँ सीएम बने, बिल्कुल। हम सीएम बने तो प्रचंड प्रधानमंत्री से बोल के बहुत जगह नाका खुलवाए। जैसे मेरे ही जिला में एक भी नाका नहीं था, तो हम उदाहरण दिए थे प्रचंड को कि देखिए 12 जिला में एक भी नाका नहीं है भारत जाने के लिए। अगर 12 जिला का हम उदाहरण दें, मेरा घर है सिमरौनगढ़ में, मेरा मामा घर है ठीक यहाँ से 4 किलोमीटर बगल में। तो हमको मामा यहाँ जाना होगा तो हम गौर होकर जाएंगे कि बीरगंज होकर जाएंगे। इसलिए कि कम से कम सीमा का खोलवाइए और कम से कम आवत जावत शुरुआत कीजिए। तो मेरे कहने पर बहुत जगह नाका भी खुला। ये एक किस्म से कोरोना काल के ये समय से एक अघोषित नाकाबंदी भी था अभी तक नेपाल और इंडिया के। उस समय तो कोरोना के नाम पर बंद हुआ, अब बाद में खुला ही नहीं गया। तो हम बहुत जगह खुलवाए, हम सीएम हुए थे। बालेन्द्र सरकार जो ये लागू किया है ये चलने वाला नहीं। लेकिन हमको लगता है कि बालेन्द्र को ये खबर पहुंच गया। कहा कि मेरा भी अभी जो चीफ मिनिस्टर है उस दिन बुलाया था सब सीएम सबको मीटिंग में, तो ये प्रश्न रखा मध्य प्रदेश का समस्या कि देखिए सबसे बड़ा समस्या कि जो आप सीमा पे 100 रुपया का जो भंसार किए, 100 रुपया से अधिक भंसार 100 रुपया के नीचे छूट है, ये बिल्कुल गलत है। तो वहाँ बोला बालेन्द्र कि ये हमको जानकारी नहीं। अच्छा, ये उनके जानकारी तक नहीं? हाँ, कि हमको ये तो बात जानकारी नहीं है, हम निर्देशन भी नहीं दिए हुए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ हम पता लगाएंगे, ये बात तो बोला हुआ। अच्छा, ये बात बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। आप चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र में रहे, आपके पैतृक बताया कि मामा का घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। दोनों देश के बीच में एक तरफ भारत का जो रिश्ता नेपाल के प्रति है, मतलब आप इस
सोच सकते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से, या दो देश, दोनों मित्र देश के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार नेपाल में रेल लाइन बिछा रही है। अभी हमारी भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनकपुर से लेके, जो माँ सीता का जन्म स्थली है, जनकपुर से अयोध्या के लिए कॉरिडोर बना रही है, 4 लेन रोड जो बन रहा है। और इधर के गतिविधि में, हाल फिलहाल के गतिविधि में देखा जा रहा है कि नेपाल जो है वो चाइना की तरफ मूव कर रहा है, चाइना से नजदीकी बढ़ रहा है, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के संप्रभुता के लिए, ये आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, नेपाल का संबंध पाकिस्तान से तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ नेता के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान से दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, चाइना के यहाँ के कम्युनिस्ट लोग का वहाँ कम्युनिस्ट शासन होने के कारण थोड़ा चाइना की तरफ झुकाव रहता है, लेकिन भारत से भी दुश्मनी कर नेपाल में गुंजाइश नहीं है, इसलिए भारत से कोई दुश्मनी नहीं कर पाएगा। अभी राजस्व उठाने के बहाना में थोड़ा टाइट तो किया है, लेकिन भारत के विरोध में तो नहीं जाएगा। और भारत का सहयोग नेपाल में पंचायती राणा काल से लेके पंचायती काल से लेके सब व्यवस्था में सहयोग रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सदियों तक भारत सरकार का सहयोग नेपाल के साथ रहेगा, भारत के साथ रहेगा। लेकिन सर, ये जो अभी के जो कुछ गतिविधि, जैसे चाइना की तरफ से, आपके नेपाल में अभी सिस्टम नहीं था, जैसे पोखरा मुगलिंग से लेके पोखरा तक जो सड़क निर्माण करा रही है, चाइना सरकार करवा रही है, उसमें वो बजाबते वहाँ टोल टैक्स का निर्माण करवा रही है, उसमें टोल दे करके जाना पड़ेगा। ये कितनी सच्चाई है? नहीं, तो ये बात हमको यहाँ टोल टैक्स का अभी तो प्रावधान है, हमको नहीं लगता उसमें टोल टैक्स होगा। सहयोग के हिसाब से अब नेपाल में तो चाइना भी करता है, सबसे अधिक तो भारत करता है, और देश लोग भी करता है सहयोग। कोई करता है तो सहयोग लेना कोई गुनाह नहीं है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन ये जो अभी के बीच में जो खटास आई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि हमको भी लगता है कि बालेन भारत के विरुद्ध में नहीं जाएगा, भारत के से सहयोग लेकर ही आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मेन समस्या जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो बहुत बदमाश सब है। ये जो प्रधानमंत्री उस दिन बोला मुख्यमंत्री सब की मीटिंग में कि मुझे मालूम नहीं, हो सकता है उसको मालूम भी नहीं होगा। आई अंदर अंदर ये ब्यूरोक्रेट सब थोड़ा बदमाशी करता है। यहाँ जब प्रजातंत्र हो गई, प्रजातंत्र, फिर भी ब्यूरोक्रेट्स अभी आपको लगता है क्या हावी है? यहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स हावी है? देखिए, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ही बिगाड़ दिया इस देश को। गणतंत्र हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेट सब इतना ना हावी हो गया है अभी भी कि उसी के नतीजा से यहाँ इतना करप्शन, इतना हर चीज बढ़ा। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से द्वितीय की सरकार हुआ है बालेन का, और बालेन थोड़ा अच्छा दिमाग लगाए, अच्छा काम करे, तो ब्यूरोक्रेट्स का हावी होना ऐसे हो जाता है। क्या है कि कोई भी सरकार 5 साल नहीं टिका। गठबंधन की सरकार चल रही थी। कर्मचारी लोग का है तो एक बार नियुक्ति हो गया तो 30 वर्ष तक तो रहता है लोग। यहाँ इतना करप्शन, इतना हर चीज बढ़ा। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से द्वितीय की सरकार हुआ है बालेन का, और बालेन थोड़ा अच्छा दिमाग लगाए, अच्छा काम करे, तो ब्यूरोक्रेट्स का हावी होना ऐसे हो जाता है। क्या है कि कोई भी सरकार 5 साल नहीं टिका। गठबंधन की सरकार चल रही थी। कर्मचारी लोग का है तो एक बार नियुक्ति हो गया तो 30 वर्ष तक तो रहता है लोग। लेकिन अब सचिव है, एक बार बढ़ुआ हो गया तो 4 वर्ष कम से कम रहता है। अब यहाँ का सरकार अभी तक के इतिहास में 1.5 साल 2 साल से अधिक तो चला नहीं, 6 महीना 1 साल, 6 महीना 1 साल। अब ये जो थाई गवर्नमेंट है तो ये तो 5 साल का तो है, तो इससे ब्यूरोक्रेट सब डरेगा भी। आज जो कानून थोड़ा उल्टा पुल्टा बना है उसको सुधार भी करेगा, काम भी अच्छा करेगा, और भारत से संबंध सबसे अच्छा बालेन ही संबंध बनाएगा, ये भी मुझे विश्वास है। क्या कि वो भी मधेसी मुल्क का है। वो भी, हाँ, मैं इस सवाल पे आना चाह रहा था कि चूंकि चुनाव से पहले हम लोगों ने भी आकर के मधेश में सर्वे किया था, उस समय ये बताया जा रहा था कि जो बालेन शाह जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर जिंजी आंदोलन के बाद उभरे हैं, वो मधेश के ही रहने वाले हैं। हाँ, तो बालेन देखिए क्या है कि वो उनका पैतृक गांव है महोत्तरी जिला, वो भी मेरे हिसाब से बॉर्डर के 5-10 किलोमीटर के रेंज में होगा उनका भी गाँव। हाँ, बालेन जी को तो हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनके फादर को हम पहचानते हैं। क्या है कि उनके फादर भी बहुत अच्छे इंसान थे। हम केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर थे। अच्छा। इनके फादर, तो उनको बहुत नजीक से भी देखे हुए हैं। मेरे ही कार्यकाल में उनका रिटायरमेंट भी हुआ।
अच्छा। तो उनसे बहुत बार हम मेरे साथ मीटिंग भी हुआ, उनसे बातचीत भी था, क्या वो भी मधेसी समुदाय से, हम भी मधेसी समुदाय से, तो एक होता है ना। एक लगाव। हाँ, तो वो तो इसलिए कि बालेन सरकार जो है वो भारत सरकार से अच्छा समन्वय कर आगे जाएंगे, मुझे विश्वास है। अभी जो है जब से आपके यहाँ संविधान का निर्माण हुआ, राजतंत्र के बाद जब से गणतंत्र बना, गणतंत्र से पहले जब राजतंत्र थी तो विश्व का एकमात्र देश जो नेपाल था वो हिंदू राष्ट्र था। फिर से ऐसी सुगबुगाहट आपके देश में चल रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गणतंत्र हो गया, ये देश धर्मनिरपेक्ष हो गया, अब इस देश में न कभी हिंदू राष्ट्र होगा, न कभी राजतंत्र होगा, न कभी राजा आएगा। ये आपको पूरे धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है और यही रहेगा। गणतंत्र ही रहेगा, अपना संविधान बना लिया, गणतंत्र ही रहेगा। तो भारत से क्या सहयोग चाह रहे हैं आप लोगों से? नहीं, भारत से जो जिस प्रकार के सहयोग है वो तो सहयोग चलता रहेगा, एक मित्र राष्ट्र है। आप बोले ना छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई का ये सवाल नहीं है। भारत और नेपाल दोनों एक देश है और दोनों देश एक मित्र राष्ट्र है। बिल्कुल। हाँ, और उसमें भी खास करके हम लोग मधेसी समुदाय का अपना एक बेटी रोटी का अलग संबंध है। मधेश में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो इंडिया में संबंध नहीं होगा, और उधर का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा कि ये इधर संबंध होगा। ये तो साक्षात नमूना है कि यहाँ के मध्य प्रदेश के पहले सभामुख जब आप बने, आपका ममहर भारत में हो गया, कई संबंध आपके भारत से जुड़े हैं। मेरी छोटी बहन है, उसके बाद मेरे फादर का ममहर आपके उधर है ना, मेरा ममहर तो वहाँ है, तो है ही सब। तो इस तरह से कई लोगों का संबंध बहुत है, संबंध है। तो कोई ऐसा परिवार नहीं है कि वहाँ नहीं होगा। तो इस बेटी रोटी के संबंध को और मजबूत करना है, होगा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को भरोसा भी है। फिर बोले कि अगर बालेन सरकार थोड़ा भी इधर उधर किया, बॉर्डर को छेड़छाड़ किया, तो ये चलने वाला ये दूतियाई का सरकार देखते रह जाएगा और हाथ से सता निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज सर, यहाँ के जो आपके क्षेत्रवासी जो पड़ोस के भारत के भी हैं और नेपाल के भी, एक मांग हमेशा से कर रहे हैं कि यहाँ भंसार बैठाने के लिए सिमरौनगढ़ में जो आपका पैतृक शहर है, यहाँ भंसार का व्यवस्था कराने के लिए, और भारतीय सीमा से झड़ोखर में कस्टम्स का बैठाने के लिए। देखिए, क्या वही बता रहे, क्या है कि भंसार का जो होता है ना, तो खाली एक देश से नहीं होता है। हम कॉमर्स सप्लाई मिनिस्टर भी बन चुके हैं केंद्र में। तो भंसार के लिए क्या होता है, दोनों देश के सहमति से, उधर कस्टम और इधर भंसार, दोनों देश के सहमति से निर्णय लिया जाता है। नहीं तो नेपाल सरकार का था जितना जगह भंसार रखेगा उतना जगह फायदा होगा, लेकिन खाली ये अपने चाह कर भी नहीं होगा। तो दोनों देश के निर्णय से होता है। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि इधर काहे नहीं हुआ, उधर काहे नहीं हुआ, ये कहने से नहीं होता है। क्या है कि उसके लिए भारत की भी स्वीकृति चाहिए, और सब नाका खोलने से ये दो देश में शांति सुरक्षा का भी व्यवस्था थोड़ा खराब होने के कारण, और दोनों देश के सलाह अनुसार ही फिर टाइट किया जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग का बेटी रोटी के संबंध होने के नाते कम से कम एक जिला में 3 4 नाका अनिवार्य रूप से खोल देना चाहिए, दोनों देश मिल के, तब जाकर सहज बनेगा। आने जाने का जो रास्ता है उसको तब सहज होगा। हाँ, मतलब पूरा चेक करके ही जाए नेपाल के लोग इंडिया या इंडिया के लोग नेपाल का है कि देश का अपना शांति सुरक्षा का भी सवाल है। इसमें खाली हम लोग जबरदस्ती करने से भी नहीं होगा। पहले 20 वर्ष पहले की अवस्था और आज की अवस्था में फर्क है। पहले उतना तस्करी, उतना क्राइम नहीं था जितना अभी हो गया है। तो ये दोनों देश के शांति सुरक्षा के हिसाब से दोनों देश के उधर कस्टम, इधर भंसार, और 3 4 नाका खोलना अनिवार्य है। काहे कि नहीं होने से थोड़ा संबंध में भी होता है ना कि जितना शादी ब्याह होना चाहिए उतना घटते जा रहा है, रेशियो घटते जा रहा है। पहले से चूंकि पहले बॉर्डर खुली थी तो आवाजाही आराम से हो जा रहा था। जैसे हम ही बताते हैं आपको, जैसे हम ही लोग के समुदाय नेपाल में चाहेंगे तो इधर 20 किलोमीटर भी हम लोग को संबंध करने के लिए नहीं व्यवस्था होगा, कि हम लोग तो अपना जाति खोजते हैं, है कि नहीं। लेकिन इधर तो 200 किलोमीटर भी चले जाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ, है ना। ये सारी व्यवस्था जो है उसके लिए दोनों देशों को मिल करके मतलब इसमें पहल करना चाहिए। तो आप सर कस्टम मिनिस्टर भी थे, तो इसका मांग किया गया था, इस तरह का कोई प्रस्ताव है? हम तो थे 18-19 वर्ष पहले, तो उस समय नाका मेरे पाला में 2 4 5 नाका था, खूब बड़ा था उस समय, है ना। लेकिन जिस तरह जनसंख्या बढ़ते जा रहा है इधर या उधर, जिस तरह शादी मतलब सवारी साधन का
बढ़ोतरी हो रहा है हर जगह, हर गांव में। पहले एक गांव में 20 वर्ष पहले 2-4 बाइक था, आज एक गांव में 4 से 5 से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस प्रकार से मतलब नाका भी थोड़ा सहज के लिए 4-5 नाका दोनों देश को मिलकर कस्टम भंसार वाला नाका, फिर ये चोरी उचाकी नाका नहीं, खोल देने से दोनों देश का सुरक्षा भी बढ़ेगा और आवत जावत का व्यापार में भी काफी सहूलियत मिलेगी लोगों के, व्यापार में भी काफी। चलिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के पहले सभामुख और मुख्यमंत्री रह चुके श्री सरोज यादव जी, और अब इनसे काफी अच्छी बात हुई दोनों देशों को लेकर के। जो भी सवाल था मैंने सारे सवाल किए और इन्होंने बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दिया। आप देखते रहिए अमर उजाला। राजीव रंजन, मोतिहारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।